हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 24 दिसंबर है और 23 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि सिंपल इजी लैंग्वेज में है और आपको जल्दी से मेमोराइज हो जाएंगे। एक बार पढ़िए, अगर आपको कोई भी इश्यू लगता है तो आप कमेंट कीजिए। अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। मैंने क्या सारे नोट्स के अंदर अभी सिंपल से सारी चीज़ों को डाला है, जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ का आर्टिकल का मतलब न्यूज़ होगी, उसके बाद उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी हमने पढ़ने का तरीका और भी अच्छा किया है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले जो किन्नौ फार्मर्स इन डिस्ट्रेस एज प्राइजेस प्लंज ऑन हायर आउटपुट पुअर डिमांड। अभी क्या हो गया है, जो हमारा मतलब ये किन्नौ फार्मर्स है, एक किन्नौ क्या होता है, तो ये जैसे आपने संतरा देखा होगा, जो हमारा ऑरेंज होता है बिल्कुल उसके जैसे ही होता है, बट थोड़ा सा ये खट्टा होता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखो इसकी इमेज ऐसे लग तो यही रहा होगा जैसे आपको कि ऑरेंज है, बट एक्चुअल में ये ऑरेंज नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसको बोलते हैं किन्नौ, किन्नौ बोला जाता है। किन्नौ फार्मर्स अभी वो क्यों परेशान है, वो परेशान इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड बहुत कम है और जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसकी प्राइस भी कम होती है। तो अल्टीमेटली उनकी जो उन्होंने एक्सपेक्टेड इनकम फार्मर्स को नहीं मिलने वाली है ऐसा। तो अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किन्नौ क्या होता है। तो ये हाई यील्ड सट्यूस फ्रूट होता है, ठीक है, सॉरी हाई यील्ड सिट्रस फ्रूट होता है, मतलब ये थोड़ा सा खट्टा होता है, इसको खट्टा फ्रूट भी बोला जाता है। मोस्टली इन पंजाब रीजन और पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो पंजाब रीजन और पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इट इज़ ए ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, यानी ये इसको पूरा एक साल लगता है। इसको इसके मतलब इस क्रॉप की ड्यूरेशन कितनी है, 1 ईयर की ड्यूरेशन है। इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है, नवंबर से मार्च तक का इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। उसके बाद लुक सिमिलर टू ऑरेंज बट इज सिमिलर इन मतलब स्मॉलर इन साइज। ऑरेंज दिखने में तो ऑरेंज जैसा दिखता है बिल्कुल भी, लेकिन ये वास्तव में साइज इसकी थोड़ी सी स्मॉलर होती है, ऑरेंज से स्मॉलर होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस, fallen fruit of किन्नौ are used to improve the pH level and soil fertility of their land by making bioenzymes from this fruit। अब इस चीज़ को समझो, अगर किन्नौ का फॉलन फ्रूट है, जो ये किन्नौ फ्रूट हमने बोला है, अगर ये उसका ये फ्रूट क्या होता है कि जब पेड़ से नीचे गिर जाता है तो उसको यूज़ किया जाता है किसके अंदर, जो pH लेवल एंड सोइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ऑफ देयर लैंड बाई मेकिंग बायो एंजाइम्स फ्रॉम दिस फ्रूट। तो इस फ्रूट से क्या होता है, बायो एंजाइम बनाया जाता है। अब आप सोचिए, अगर कोई फ्रूट पेड़ से गिर जाएगा तो वो खराब हो जाता है, तो खराब हो जाता है तो इसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि अगर ये पेड़ से गिर जाता है तो पेड़ से गिरने के बाद इसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर ऑलरेडी और भी जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी खराब कर देते हैं। तो उसका एक अल्टीमेटली नया सॉल्यूशन निकाला है, और नया सॉल्यूशंस क्या है, इसको बायो एंजाइम्स। अब बायो एंजाइम्स क्या होता है कि आपको पता होता है कि जैसे वेस्ट के अंदर से वेस्ट को अगर बहुत दिनों तक एक ड्रम के अंदर रखा जाता है तो उससे खाद बनती है, तो उससे उसको बोला जाता है बायो एंजाइम। तो अब इस चीज़ को समझो, बायो एंजाइम क्या होता है, तो बायो एंजाइम्स आर मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है जिसमें प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और अदर मटेरियल्स का यूज किया जाता है। मतलब जो भी कचरा पट्टी है सब उसमें डाल दो। कचरा पट्टी का मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक डालना है, यानी फ्रूट से रिलेटेड हो गया या कुछ खाने की चीज़ है जो कि बेकार है तो उसको उसके अंदर डाल दो, और उसको अल्टीमेटली अगर वो 15 से 20 दिन तक वो गोल रहेगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक एक तरह से ऑर्गेनिक खाद का काम करेगा। तो प्रोटीन, सॉल्ट एंड अदर मटेरियल्स दैट आर बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो उन मटेरियल्स का प्रोटीन्स और सॉल्ट का यूज करके बायो एंजाइम को तैयार किया जाता है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू मतलब फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको फर्मेंटेशन यानी उसको बहुत दिनों तक उसको क्या रखा जाता है, एक ड्रम में, और उसके बाद उससे बायो एंजाइम तैयार हो जाता है। बायो एंजाइम इज ऑल्सो यूज्ड एज नेचुरल क्लिनसर्स के रूप में भी यूज किया जाता है। इसको नेचुरल क्लिनसर यानी जो बहुत सारी जगह जो हमारी बोलते हैं ना, अगर कीड़े मकोड़े को खत्म करना है, अगर कहीं ऐसी फसलों के अंदर कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं तो एक तरह से इसको उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है, क्लीनिंग एक्टिविटी में भी। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या है, किसके, बायो एंजाइम्स के। इस चीज़ को समझना, इंप्रूवमेंट ऑफ आवर इकोलॉजी, यानी हमारी इकोलॉजी को इंप्रूव करने का काम करता है, क्योंकि ये एक तरह से खाद है तो इंप्रूवमेंट करने का काम करता है। मिटिगेटिंग द इम्बैलेंस ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, अगर आप केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो उसके कारण सॉइल की जो पोषक तत्व होती है, न्यूट्रिशन क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। तो उसका क्या, उसकी जगह हम किसको अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, बायो एंजाइम्स को। ये एक ऑर्गेनिक खाद की तरह यूज होता है, और जब ऑर्गेनिक खाद का यूज करोगे तो ऑब्वियस है उससे हमारी फसलें भी खराब नहीं होगी, लैंड का जो लैंड में पोल्यूशन फैल रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो जो ओवर यूज ऑफ केमिकल्स है उसका इम्बैलेंस को खत्म करने का काम करता है। उसके बाद सोइल बैक टू लाइफ, और ये सोइल होती है वो वापस लाइफ देने का काम करती है। अब इस चीज़ को समझ लेना कि सोइल को वापस लाइफ मिल जाती है। कैसे मिल जाती है कि केमिकल्स का यूज करने से वो पोल्यूटेंट बन जाती है, पोल्यूट हो जाती है, लेकिन अगर आप उसकी जगह क्या यूज करने वाले हो, बायो एंजाइम्स, तो उसके कारण उसको जो न्यूट्रिशन मिलते हैं तो सोइल को फिर से एक नया जीवन मिलता है। एक्ट एज ए वाटर चार्जिंग एंड स्टॉप कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, तो ये एक्ट करता है एज ए वाटर चार्जिंग के रूप में एक्ट करता है और स्टॉप करता है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक, अगर आप सोचो कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस एक तो केमिकल होने के कारण नीचे की साइड में एक परत जम जाती है, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर एक परत जम जाती है जो ऊपर के पानी को नीचे नहीं जाने देती है। तो अगर इस टाइप के, और जब सॉल्ट की मतलब परत बन जाती है तो नीचे पानी नहीं जाने देती, वो पानी की अवशोषक क्षमता खत्म हो जाती है। तो अगर आप सोचिए कि क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, बायो एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो लवणीय क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो वाटर चार्जिंग, धीरे धीरे वो पानी की संग्रहण क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जो हमारा पानी का जो कंटेमिनेशन हो रहा है धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा, पानी की कमी को भी कम कर देगा।
चलो ये टॉपिक देख लिया। अब आपको एक न्यूज़ के अंदर ये दिख रहे होंगे, इसको पोलर बियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलर बियर। पोलर बियर फर इंस्पायर्ड फाइबर ऑफर थर्मल इंसुलेशन। अब इस चीज़ को समझना, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जैसे ये हमारे क्या है, ये पोलर बियर है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जो ये हिमालयन रीजन है, जो कि ठंडे वाले एरिया है, उसके अंदर पाए जाते हैं पोलर बियर। तो अब इस चीज़ को आपको देखना है आपको। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझो कि पोलर बियर तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक ये छोटे आपको फर दिख रहे होंगे, ये देखो मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो जो इसके ऊपर बाल है, इनसे इनको ठंड नहीं लगती है। इनके अंदर की त्वचा के ऊपर जो ये बाल है, वो एक तरह से ठंड से बचाने का काम करते हैं। तो सेम स्वेटर हम भी यूज़ कर सकते हैं, इंसान भी उसको स्वेटर पहन सकता है। तो अभी आपको जो ये फर है, उसी टाइप में क्या होता है, एक एरोजेल्स होता है, वो भी एक आइडियल मटेरियल होता है फॉर थर्मल इंसुलेशन। अब इस चीज़ को समझो, एरोजेल से क्या होता है, उसका मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ये तो हमारे पोलर बियर है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो आप, एकदम मासूम सा है ना। तो इस मासूम से प्राणी के नीचे की साइड में एरोजेल, ये देखो, ये इसको बोला जाता है एरोजेल। तो एरोजेल का यूज कहाँ किया जाता है, उसको अब हम समझते हैं। हाईली पोरस मटेरियल, यानी बहुत ज़्यादा पोरस मटेरियल होता है, डिराइव्ड फ्रॉम ए जेल इन विच लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द जेल इज रिप्लेस्ड विद गैस। एक ये हाईली पोरस मटेरियल होता है, जिसको एक जेल से डिराइव किया जाता है, और जेल इसके मतलब एक जेल टाइप होता है ये, इन विच लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द जेल इज रिप्लेस्ड विद गैस। लिक्विड कंपोनेंट को हम गैस के अंदर रिप्लेस किया जाता है और उससे बनता है। ये एक तरह से हमारा जो स्वेटर होता है, हमारी भी जैसे बॉडी है, त्वचा, उसके ऊपर अगर हम कोई स्वेटर पहनते हैं, तो अगर पोलर बियर की जिस तरह फर का यूज करके उसके त्वचा को ढकाया जाता है, वो ढकी रहती है, उसी तरह अगर हम भी इसका एरोजेल का यूज करने लग जाए, तो उससे क्या होगा, अगर एरोजेल का प्रॉपर यूज करने लग जाए, तो हम भी हिमालयन एरिया, ठंडे वाले एरिया के अंदर हमारे लिए भी एक अच्छी से स्वेटर बन सकता है। तो ये एक हाईली पोरस मटेरियल होता है, नॉन फॉर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, हाई पोरोसिटी, यानी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, ये एक तो मतलब लो डेंसिटी मतलब इसकी जो वजन होता है बहुत कम होता है, लेकिन पोरोसिटी इसमें घनत्व है, मतलब इसके अंदर एक तो कूलिंग क्षमता को सहन करने की क्षमता बहुत होती है। उसके अलावा जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर के जो तत्वों की, वो बहुत मजबूत होती है। और यूनिक थर्मल एंड अकाउस्टिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, अभी मैं उसको समझाऊंगा नीचे की साइड में आपको। कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नैनो पार्टिकल्स और पॉलीमर्स, इसके अंदर एक इंटरकनेक्टेड नैनो पार्टिकल्स और पॉलीमर्स होते हैं, उसका प्रॉपर नेटवर्क बना हुआ होता है। मटेरियल यूज्ड इन एरोजेल, एरोजेल के अंदर कौन से मटेरियल यूज होते हैं, एक तो सिलिका, दूसरा कार्बन, तीसरा मेटल ऑक्साइड और चौथा पॉलीमर्स। याद रखना, एक तो सिलिका होता है, दूसरा कार्बन होता है, तीसरा मेटल ऑक्साइड होता है, चौथा पॉलीमर्स होता है। ठीक है ना, सिलिका, कार्बन, मेटल ऑक्साइड और पॉलीमर्स। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है लो डेंसिटी, फ्रोजन स्मोक, यानी लो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक जिसको फ्रोजन स्मोक भी बोला जाता है, कि जैसे धुआं जम जाता है, धुआं जम जाता है तो कैसा दिखता है, वाइट वाइट, बिल्कुल भी जैसा इमेज में मैंने आपको दिखाया था वैसे लो डेंसिटी होती है, बिल्कुल ऐसे वजनदार, बिल्कुल वजन नहीं होता है, तो लो डेंसिटी होती है। हाई पोरोसिटी, यानी एक्सटेंसिव इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया बहुत होता है। जैसे पोलर बियर के अंदर क्या होता है कि उसके जो बालों के अंदर इंटरनल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ठंड अंदर जा नहीं सकती है। वैसे ही सेम जो हम ये एरोजेल का यूज करेंगे, इसमें भी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनल सरफेस एरिया, अंदर की जो इसके अंदर एरोजेल के अंदर जो पोली नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से इतने कनेक्ट होते हैं कि इसकी पोरोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके आगे देखो, थर्मल इंसुलेशन, मतलब हीट ट्रांसफर कंट्रोल इज इसेंशियल। इसके अंदर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हीट यानी गर्मी या सर्दी, जो भी हीट होती है वो अंदर से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, मतलब इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है, इतना मजबूत होता है। एग्जाम्पल एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हमारे एरोजेल का यूज किया जाता है। एक तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। अभी उसके अलावा एक अकाउस्टिक इंसुलेशन, जो हमने ऑलरेडी फीचर्स देखे थे, उसके अंदर एक्सेप्शनल साउंड अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब जो ये एरोजेल होता है उसके अंदर साउंड अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होती है, तो ये नॉइस को रिड्यूस करने का काम भी करता है। कभी आपने देखा होगा कि हम कभी कभी ऐसे रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे बाहर की आवाज़ ही नहीं आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसके फीचर्स ही ऐसे बनाए जाते हैं कि बाहर की साउंड अंदर नहीं आती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अकाउस्टिक इंसुलेशन भी इसके अंदर होता है। किसके अंदर, हमारे एरोजेल के अंदर। आगे देखो, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन, जैसे वाटर को प्योरीफाई करने का काम करता है, एयर फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, और पोल्यूटेंट को अब्जॉर्ब करने का काम भी एरोजेल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है 100% की। इसको इस जगह 3 यूज इसके बता दिए, अब आपको बताना है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो वाटर प्योरीफिकेशन, एयर फिल्ट्रेशन, और इसको ये एब्जॉर्बेंट भी बन जाता है, किसके लिए, पोल्यूटेंट को अब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये मैंने बता दिया है कि एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, व्हाट्स लेटेस्ट ब्लिप इन इंडिया मालदीव टाइज, यानी इंडिया मालदीव टाइज की हम रिलेशनशिप देखनी है। अब आप कैसे देखोगे, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, एक चीज़ थोड़ा सा, एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, किसकी, एरोजेल कॉस्टली होता है, थोड़ा सा ये महंगा होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडिया मालदीव के रिलेशन आपको देखने हैं, उससे पहले ये इमेज देख लो। ये अभी हमारे नए जो मालदीव के नए प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मुइज्जू, क्या नाम है, मोहम्मद मुइज्जू, बता देता हूँ नाम, मोहम्मद मुइज्जू, ये देखो, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो ये मुइज्जू है, ये चाइना प्रो है, प्रो चाइना,
इनकी पॉलिसी हमेशा ये रहती है कि चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पहुंचाना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू हमारे सामने क्रिएट होने वाला है। चलो अभी हम पढ़ लेते हैं कि अभी इंडिया और मालदीव की रिलेशनशिप कैसे क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडिया और मालदीव की एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, उसका नाम है एक्यूवेरिन दोस्ती एक्सरसाइज, एकता एक्सरसाइज, ऑपरेशन शील्ड, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके और इंडिया के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है किसको? मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को। जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स है उसको ट्रेनिंग कौन देता है? इंडिया देने का काम करता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है इंडिया के द्वारा, एक अड्डू रिक्लेमेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? हमारे भारत देश के द्वारा। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, फिशरी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स के अंदर इंडिया के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है मालदीवियन इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक वहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टूरिज्म इंडस्ट्री मालदीव के लिए बहुत बड़ी रेवेन्यू का सोर्स है। ये जो देश है, सिंगापुर हो गया, मालदीव हो गए, यहाँ पर अगर टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाती है ना तो इनके मतलब बहुत बड़ी रेवेन्यू का नुकसान हो जाता है। कोविड के अंदर इन देशों की स्थिति इसलिए बिगड़ गई क्योंकि यहाँ मोस्टली रेवेन्यू कहाँ से होती है? टूरिज्म इंडस्ट्री से। अब टूरिज्म इंडस्ट्री से रेवेन्यू कैसे होती है? क्या सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्री से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है? वहाँ के बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि अगर बोट में घूमना है तो बोट वालों को रोजगार मिलेगा, उसके अलावा बस वालों को रोजगार मिलेगा। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा रोजगार किनसे मिलता है? टूरिस्ट। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से जाते हैं? इंडिया से। लेकिन अगर इंडिया मालदीव की रिलेशनशिप ऐसे रहे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ मालदीव इन 2021। इंडिया तीसरा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है मालदीव का 2021 के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी वाज साइंड इन जुलाई 2019। तो जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? आरबीआई के बीच में और मालदीव के बीच में, आरबीआई एंड मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में, वो साइंड इन जुलाई 2019। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है, एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है बिटवीन आरबीआई एंड मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में, उसको साइन किया गया था जुलाई 2019 में। इंडिया तीसरा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है मालदीव का 2021 के अंदर, और टूरिज्म इंडस्ट्री से भी सबसे बड़ी रेवेन्यू इंडिया से आती है। लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव बाय इंडियन कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया गया है, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इकोनॉमिक सेक्टर में भी हमारी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी आप समझ लो साथ के साथ। एक हेनी मेदो, क्या नाम है? हेनी मेदो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर इंडियन क्रेडिट लाइन, यानी इंडिया ने उसके लिए पैसा दिया है, क्रेडिट लाइन इशू की है कि इतना पैसा हम लोन पर दे रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी रिलेशनशिप है। उसके बाद एक नेशनल कॉलेज फॉर पोलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट वॉच, नेशनल कॉलेज फॉर पोलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, उसको इनोग्रेट किया गया है बाई इंडिया के द्वारा। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनके द्वारा ही इनोग्रेट किया गया था। उसके बाद ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, माले क्या है? वहाँ पर एक प्लेस का नाम है जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फंडेड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट $400 400 मिलियन, यानी 400 मिलियन की तो हमने लोन प्रोवाइड किया है इंडिया ने, 400 मिलियन $, का, और $100 मिलियन का इंडिया के द्वारा ग्रांट दी गई है जो कि वापस नहीं आएगी। तो ये किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा एक तरह से वहाँ पर एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। चलो इश्यू भी समझ लो कि अभी ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई इंडिया मालदीव की रिलेशनशिप कैसे हो सकती है इकोनॉमिक, डिफेंस के अंदर, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और क्या था हमने, और क्या पढ़ा था बताओ, कुछ याद आ रहा है? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। एंड इस तरह हमको देखना है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में भी इंडिया की रिलेशनशिप है, कल्चरल रिलेशनशिप है इंडिया की मालदीव के साथ में। अब इंडिया एंड मालदीव के बीच में इश्यूज क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिया एंड मालदीव की रिलेशनशिप देख ली है। अब हम साथ के साथ इशू भी देख लेते हैं। एक तो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना। क्या इशू है? अभी देखो मालदीव जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी पार्ट है। उसके अलावा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव पता हो आपका कि चाइना क्या कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सभी देशों से घेर रहा है। इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, सभी देशों से घेर रहा है, जैसे बांग्लादेश भी बता दिया मैंने। तो इस तरह इंडिया को चारों तरफ से जब चाइना घेर रहा है तो उसका पार्ट क्या है? मालदीव भी उसका पार्ट बना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बना हुआ है, शिफ्ट इन अलायंस। उसके अलावा अभी क्या हुआ है कि मालदीव के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है और वो क्या है? प्रो चाइना गवर्नमेंट है, तो प्रो चाइना पॉलिसी वो लेकर आते हैं। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इशू, चाइना सबसे बड़ा इशू बना हुआ है मालदीव के साथ में। अब इंडिया का काउंटर मेजर्स क्या है इंडिया के? तो इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है। आपको बताओ वैक्सीन मैत्री स्कीम, जिसके अंदर इंडिया के द्वारा कोविड-19 के टाइम पर सबसे पहले नेबर्स को, और जो हमारे साउथ एशियन स्टेट्स थे उनको सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की गई, वो भी फ्री। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हम इंडियन मालदीव रिलेशंस इन 2018 वेरी गुड थे उस टाइम पे। तो इंडिया ने उस टाइम पे बहुत सारे मेजर्स लिए थे। लेकिन अभी जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो प्रो चाइना है। अब मालदीव की जियोग्राफिक लोकेशंस भी देख लो साथ के साथ। मालदीव इज ए टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का टोल गेट कौन है? मालदीव। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है लक्षद्वीप को फ्रॉम मालदीव, यानी एक ऊपर तो आ जाता है लक्षद्वीप, नीचे आता है मालदीव। अभी 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप के अंदर एक मिनिकोय आइलैंड होता है, और ऊपर तो आ गया लक्षद्वीप और नीचे आ गया मिनिकोय आइलैंड। उसको मतलब चेंज करने का काम तो 9 डिग्री चैनल करता है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल हो गया मिनिकोय, लक्षद्वीप का जो मिनिकोय वाला आइलैंड है, और मालदीव, दोनों को अलग करने का काम करता है। और जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या करता है?
इधर नीचे की साइड में निकोबार और ऊपर की साइड में अंडमान। तो अंडमान और निकोबार के बीच में सेपरेट करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। ये याद रखने तीनों चीज़ें कंसिस्ट ऑफ कोरल रीफ्स एंड एटोल्स भी पाए जाते हैं मालदीव के अंदर। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक न्यूज़ सुनो, इकोवास डेलीगेशन इन सीरिया लियोने आफ्टर कू अटेम्प्ट, यानी इकोवास का डेलीगेशन हुआ है। तो अभी इकोवास क्या होता है, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यानी जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है उसकी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ये एक ग्रुप है। इसको ऑल्सो बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज CEDEAO इन फ्रेंच के अंदर CEDEAO बोला जाता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1975, यानी 1975 के अंदर इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। चलो ये देख लिया। क्रिएटेड थ्रू द लेगोस ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इकोवास वाला क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो ये एक लेगोस ट्रीटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसका उद्देश्य एम्स टू फोस्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशंस। इसका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशंस के कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसका सेक्रेटरीट का है तो अबुजा नाइजीरिया, याद रखना अबुजा नाइजीरिया के अंदर इसका सेक्रेटरीट है। तो अभी नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है। इसके 15 मेंबर्स है टोटल, एक तो बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोट डिवोयर, द गेम्बिया, गहाना, गिनी और गिनी बिसाऊ, लिब्रिया, और उसके अलावा माली, नाइजर, नाइजीरिया, सीरिया लियोन और सेनेगल और टोगो। बीच में क्या सीरिया लियोन और लिबेरिया के बीच में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसको सॉर्ट आउट भी किसने किया था, इकोवास ने। अभी आपको पता है कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही थी, अभी भी यही इकोवास डेलीगेशन इन सीरिया लियोन में अभी एक क्यूप अटेम्प्ट, यानी सैनिकों ने, मतलब मिलिट्री क्यू होता है ना, जो मिलिट्री के द्वारा शासन, ऐसा कुछ ट्राई किया गया है, तो उसमें इकोवास कम्युनिटी बीच में आ चुकी है। ठीक है, अभी आपको ये देख लो, ये हमारे, आपको अफ्रीका दिख रहा होगा, अफ्रीका के अंदर ये वाला, आपको एक सेकंड में इसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। एक तो नाइजीरिया, नाइजर, माली, देखो बुर्किना फासो दिख रहा होगा, बेनिन, टोगो, घाना और कोटे डिवोर, लिबेरिया, सियरा लियोन, गिनी, जो ये सियरा लियोन आपको दिख रहा होगा, ये देखो बिल्कुल पास में, गिनी के जस्ट नीचे, यहाँ पर मिलिट्री क्यू का प्रयास किया गया है। सेनेगल, केबो वर्डा और ये सब, द गाम्बिया और गिनी बिसाऊ, तो ये सारी कंट्रीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है ना। ये किसकी कंट्रीज़ है, ये हमारे साउथ अफ्रीकन, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्रीज़ है, इसीलिए इसका नाम है कि वेस्ट अफ्रीकन स्टेट भी इसको बोला जाता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, आपको सारे नाम देख लिए, एक बार याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनिशिएटिव्स क्या लॉन्च किए गए इनके द्वारा, तो एक तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स मॉनिटरिंग ग्रुप भी लॉन्च किया गया है, जो हमारी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है, इकोवास हम बोलते हैं, उसका एक मॉनिटरिंग ग्रुप लॉन्च किया गया है। वो क्या, उसने अभी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया था, किसके बीच में, लिब्रिया और सीरिया लियोन के बीच में, ड्यूरिंग 1992 से 2000 के बीच में, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उनको रिजोल्व करने का काम किया। उसके बाद इकोवास सिंगल करेंसी इनिशिएटिव, एक इकोवास की सिंगल करेंसी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है कि पूरी जो इकोवास जो कम्युनिटी है, या जो 15 मेंबर्स का जो ये जो 15 कंट्रीज़ है उनका जो ये रीजन है उसके बीच में एक ही करेंसी चलेगी, उसको इकोवास सिंगल करेंसी बोला जाएगा। और काउंटर टेररिज्म पर ये फोकस करते हैं कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से दूर करने के लिए, उसको खत्म करने पर फोकस इनका किया जाता है इस कम्युनिटी का। तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट में, कि अभी क्या हुआ है कि एक 1 सेकेंड है ना, इसमें क्या इमेज प्रॉपर नहीं आ रही, तो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। एक बेबल मंडेब नाम सुना हो कभी, तो बेबल मंडेब नाम से एक लोकेशन है, कहाँ पर है, उसके जस्ट ऊपर देखो रेड सी है, इस साइड में गल्फ ऑफ एडन है, ये कहाँ पे है, यमन, और ये ओमान है। और अभी हमने थोड़े दिन पहले इंडिया और ओमान की रिलेशनशिप भी देखी थी। तो ये जो कंट्रीज़ है हमारी, कहाँ पर, जो हमारा इंडिया है उसके जस्ट पास में यूएई आ गया, और यूएई की जस्ट नीचे सऊदी अरेबिया, और जो ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ हो गया, ये देखो इधर ओमान हो गया, यमन हो गया, उसके जस्ट ऊपर यूएई आ गया, मतलब दुबई जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर दुबई है, सऊदी अरब हो गया, उसके पास में रेड सी हो गया, नीचे देखो एरिट्रिया, डिजबुट्टी और एथियोपिया और सोमालिया और इजिप्ट, जो ये सारी कंट्रीज़ है। तो हमने थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले रेड सी पढ़ा था, उसके जस्ट नीचे की साइड में बेबल मंडेब भी है, तो इसको समझ लो। अभी ये एक स्टेट है, छोटी सी स्टेट है, गलियारा बिटवीन किसके बीच में, एक तो अरेबिया, नॉर्थ ईस्ट में तो इसकी अरेबिया है, ठीक है, और अफ्रीका है साउथ वेस्ट में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट में है अफ्रीका और नॉर्थ ईस्ट के अंदर है अरेबिया, अरब सागर जो हम बोलते हैं। दैट कनेक्ट द रेड सी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर इसकी क्या है, नॉर्थ वेस्ट में इसके रेड सी है विद द गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट के अंदर इंडियन ओशन है, और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी दोनों ही नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये देखो गल्फ ऑफ रेड सी आ गया और स्वेज कैनल, और यहाँ पे इसके जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर गल्फ ऑफ एडन भी है, देखो नॉर्थ के अंदर गल्फ ऑफ एडन है और रेड सी है। चलो ये टॉपिक देख लिया हमने। वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट फॉर ग्लोबल सी बोर्न कमोडिटी शिपमेंट, यानी जो ग्लोबल सी बोर्न कमोडिटी शिपमेंट के लिए वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है, जहाँ से क्रूड ऑयल और फ्यूल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, आप सोचो यहाँ पे जो स्वेज कैनल आपको दिख रही है,
तो स्वेज कैनल से सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, स्वेज कैनल से रेड सी में आएगा और रेड सी से फिर क्या आएगा, बेबल मंडेब जो स्टेट है उसी के थ्रू ही हमको हमारे इंडिया के अंदर आएगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से क्रूड ऑयल और जो हमारा एक तो क्रूड ऑयल हो गया, एक फ्यूल होता है, सबसे ज़्यादा उसकी सप्लाई यहाँ से होती है इसी बेबल मंडेब से, जिसके अंदर स्वेज कैनल भी आ गई और रेड सी भी आ गया, उसके बाद बेबल मंडेब भी आ गया और उसके बाद में गल्फ ऑफ एडन भी आ गया है। चलो ये टॉपिक भी देख लिया। अभी एक वेसल विद 20 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाय ड्रोन, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप इन। इस चीज़ को समझ लेना कि 20 इंडियंस ऑन बोर्ड उन्होंने हिट किया है बाय ड्रोन, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप इन। तो अभी क्या हो गया, ये आपको एक इसके अंदर एक वेसल दिख रहा होगा, ये किसका है, इजराइल का। तो उस पर अटैक कर दिया गया है। अभी तक ये तो पता नहीं चला किसका है, बट ये हमारे इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बिल्कुल उसके नियर बाई था। तो अब सोचिए अगर इजराइल के इस वेसल पर अटैक हो सकता है, पहले भी ऐसा अटैक हुआ है, तो क्या इंडिया के वेसल पर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इंडिया को अभी मल्टीपल कंट्रीज से टॉक करनी चाहिए और एक सोल्यूशन पर आना चाहिए, जिसके कारण क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर एक सोल्यूशन पर आते हैं मल्टीपल कंट्रीज से मिलकर, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया को ही मिलने वाला है कि इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमको ये चीज़ करनी होगी। अभी जो इजराइल के वेसल पर हमला हुआ है वो एक तरह से गलत है। अब उसका अल्टीमेटली पता तो नहीं चला है किसने किया है, बट हमारी जो नेवी और कोस्ट गार्ड है वो बिल्कुल इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास होने के कारण वो हरकत में आ गई है। बस ये छोटी सी न्यूज़ थी जो वैसे खास काम की नहीं है, बट ठीक है। अब देखो रोज़ एडिटोरियल का फिक्स है, मतलब जो भी न्यूज़ आती है उसके अंदर ये एक अलग ही हमारे यहाँ पे द हिंदू के अंदर एक स्पेशल चीज़ है, उनके अंदर ये समझ में नहीं आता उनको कि नए आर्टिकल्स वो लाते नहीं है। जैसे अब टेली कम्युनिकेशन बिल ऑलरेडी हमने 21 तारीख को पढ़ लिया था, 22 तारीख को पढ़ लिया, उसके बाद देखो 23 को आ गया, 24 को आ गया, कल भी आया था, आज भी आया है। बार बार उसी टॉपिक को पढ़ने का मतलब नहीं है, और एडिटोरियल में कुछ मतलब जो ये आर्टिकल है उसमें कुछ नहीं दे रखा है। बस अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आ गई है तो अलग अलग ऑथर के ये व्यू डालते रहते हैं। हमको सिर्फ एक सिंगल हमको ऑथर के कुछ पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट हो तो उसको उठाने हैं, बाकी हमको क्या करना है, हमको उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये टॉपिक है, उसके एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, चैलेंजेस क्या है, सब चीज़ें अगर हमारे पास कंप्लीट नोट्स है तो हमको बार बार ये आर्टिकल और एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विल न्यू टेलीकॉम बिल स्ट्रीमलाइन द सेक्टर, तो ये वाला जो न्यूज़ है ठीक है, ये हो गया। तो आज हमने सारे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने, एक तो बेबल मंडेब स्टेट को पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने एक और क्या पढ़ा है, 1 सेकंड है ना, इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उसके ऊपर पढ़ लिया है। एंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने और क्या न्यूज़ में देखा है, इंडिया मालदीव की रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। चलो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। उसके अलावा एरोजेल को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। एरोजेल ये देखो इमेज आपको दिख रही होगी। एंड द टॉपिक्स और भी पढ़े हैं हमने, 1 सेकंड, और हमने किन्नौ को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस तरह सारे टॉपिक्स हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़े हैं। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम का लिंक साथ में दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।